नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, चारों तरफ अडानी गेट कांड की चर्चा है। जी हां, अडानी गेट कांड किसी ना किसी रूप में प्रतिदिन कोई ना कोई खबर या तो राष्ट्रीय पटल से या अंतर्राष्ट्रीय पटल से हमारे तक पहुंच जाती है। अभी कुछ चीजें जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर से निकली थी, जहां पर 4 कंपनियों को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया अडानी की। नॉर्वे के कुछ फंड्स थे, उन्होंने विड्रॉ किया है या उन्होंने सेल ऑफ किया है। इसके अलावा एक और विशेष रिपोर्ट जो आई है, वो भी दुनिया की बहुत बड़ी और प्रसिद्ध मैगजीन इकोनॉमिस्ट, इसके अंदर जो लिखा गया है खास तौर से, उससे भी हमारे देश की छवि को धक्का पहुंचता है। विशेष रूप से जब वो कहते हैं कि अच्छा है कि आप सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको जो आपकी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी सुरक्षित रखना होता है। अगर व्यक्तिगत आजादी खो जाए और जब लोकतंत्र में ये लगे कि ये लोकतंत्र किसी एक विशेष वर्ग के व्यक्ति को ही एक बाइसफुल हो जाता है, या क्या कहते हैं कि उसके प्रति पक्षपातपूर्ण हो जाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है। जब व्यवस्था में ये देखने को मिले कि व्यवस्था सबके लिए नहीं है, 140 करोड़ के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए है, तो फिर ये दुर्भाग्य और बढ़ जाता है। प्रश्न बहुत सारे हैं और प्रश्न कई दिनों से उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, उन्हें दोहराने से फायदा नहीं है। लेकिन इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट चौंकाने वाली भी है। बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफी एक किस्म से हमारी छवि के ऊपर एक तरह से धक्का तो पहुंचा ही रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल से जो खबरें आ रही हैं, वो सुखद तो बिल्कुल नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 विद्वान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं बड़े अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी, जो पहली बार न्यूज टाइम के मंच से जुड़े हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरि देसाई। उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे तो मार्गदर्शक हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। फॉर्मर एडिटर भी हैं कई क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के और बाकी कई ग्रुप्स के देखा जाए तो, और जितना बड़ा उनका अनुभव है, और अभी तो उनकी एक बड़ी कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, जिसके वो प्रमुख हैं। तो कम्युनिकेशन के मुझे बहुत सारे पार्ट्स जो सीखने को मिले हैं, वो हरि भाई से सीखने को मिले हैं। हरि भाई आप आए तो मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आता हूं अखिल स्वामी जी के पास। स्वामी जी, जो हो रहा है आपके सामने है, जो घट रहा है वो भी आपके सामने है। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि भारत के इतिहास में इस किस्म के जो कांड हो रहे हैं, अडानी गेट उनमें से एक प्रमुख है, जिसका प्रभाव हमारी राजनीति पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर और कहीं ना कहीं हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे नहीं लगता कि 75 साल में कभी भी ऐसी घटना कभी घटित हुई है। जो इकोनॉमिस्ट में कहा, उसे अगर एक लाइन में समेटा जाए तो उसने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के मलबे से आप सड़क नहीं बना सकते। सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर उसके मलबे से अगर आप सड़क बनाते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए, वास्तविकता में देश की छवि बहुत अच्छी थी। 75 साल हमने देश की एक ऐसी छवि पूरे विश्व में बनाई थी कि हम सबसे अच्छे लोकतंत्र हैं, हम सबसे अच्छे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और डाइवर्सिटी को हम किस प्रकार से समेटते हैं, इसका एक संदेश पूरे विश्व ने भारत में दिया था। एक एक कर पिछले 9 साल में हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की छवि थी उसको तोड़ा गया। उसके बाद जो हमारी डेमोक्रेसी थी, जो हमारा लोकतंत्र था और हमारी डाइवर्सिटी थी, जो हमारी ताकत थी, उसको बड़ी सुघड़ता से उसको कमजोरी में बदला गया।
और इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा गया। अभी तक ये था कि देश की, क्योंकि जनसंख्या विश्व में केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए कंजम्पशन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और पूरा विश्व हमें बड़े आकर्षण से देखता था। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था पे और हमारी अर्थव्यवस्था को अंकुश लगाने वाली संस्थाओं का जिस प्रकार से हनन हुआ है, तो जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी आज सबसे बड़ी वीकनेस हमारी हो गई है। जो इकोनॉमिस्ट ने कहा, देखिए प्रश्न ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे जीडीपी का 1.2% है, इसका माने बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और ये वो संस्था है जो पिछले 9 साल में और ये भी एक सच बात है कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादातर या तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं या वो गवर्नमेंट ने इनको एक प्रकार से बेच दिए हैं। ये कोई ब्रिक एंड मोटार के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो कि रोजगार उपलब्ध कराएं और देश की सेवा करें। ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में दिनेश जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं बहुत कम होती हैं और इनमें फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब सोचिए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फंड के रिक्वायरमेंट को बिल्कुल सुखा दिया है। आज की तारीख में अगले 10 साल तक अडानी ग्रुप ना तो इक्विटी से कोई पैसा उठा सकता है, ना डेट मार्केट से कोई पैसा उठा सकता है। जिस प्रकार से जेपी मॉर्गन ने, सिटी बैंक ने जो $5.4 बिलियन का लोन इनको अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए दिया था, जिसको हम एलबीओ कहते हैं, लीवरेज बाय आउट डील, एलबीओ, सारा ऋण वापस करने की बात कर ली है। $1.5 बिलियन इन्होंने ऑलरेडी वापस कर दिया है। और सारी वित्तीय संस्थाएं जो हैं अब हमारी नजर गड़ाए हुए हैं अडानी पर और देश के प्रशासन पर। सवाल ये उठता है कि ये देश की छवि खराब करने का जिम्मेदार कौन है? क्या अडानी जी? और अगर भारतवर्ष के बीच में चुनाव करना हो तो क्या हमारी सरकार को देश का चुनाव नहीं करना चाहिए, अडानी जी का चुनाव करना चाहिए? अडानी जी को क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? अडानी जी ने अगर कोई कानून तोड़ा है, क्योंकि एक चीज मैं और दिनेश जी बताऊं, अगले राउंड में फिर बताऊंगा। देखिए, वास्तविकता में जो पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत का प्रश्न है वो ये है कि इसमें फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सेबी का रूल है कि 100 रुपए में से 75 रुपए से ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर 25 रुपए की होल्डिंग छोटे निवेशकों के पास होगी, फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स होंगे, तो शेयर मार्केट में मोनोपोलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से फिक्टिशियस निवेशक बनाकर और जिस प्रकार से शेल कंपनीज बना के निवेश कराया गया, अभी तो देखिए दिनेश जी, जब ये जांचें होंगी तो ये भी पता चलेगा जो छोटे निवेशक, छोटे छोटे जिन्होंने निवेश किए हैं, वो भी हो सकता है फिक्टिशियस निकलें। और इस प्रकार की अगर जांच हिंदुस्तान की संस्थाएं कर लेती तो कम से कम हम ये बता पाते पूरे विश्व को कि हमारी संस्थाएं बिल्कुल निष्पक्ष हैं, उन्होंने जांच की और आप लोग शांत बैठिए, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन एक प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय जगत को चैलेंज कर रहे हैं, हम सारे देशों को चैलेंज कर रहे हैं, साथ ही वित्तीय संस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। और ये जो धोखाधड़ी हुई है दिनेश जी, ये केवल भारत के निवेशकों और लेंडर्स को नहीं हुई है, ये अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और लेंडर्स को हुई है। तो ये अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी का मामला है। तो इसको बचाने की प्रयास क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं जांच कमेटी इसके अंदर बैठ रही है? बाकी चीजें जो बाकी वक्ता बोल लेंगे उनको सुनकर फिर मैं अपनी बात कहूंगा। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा स्वामी जी मैं आपसे। जी आपकी बहुत गहरी सूझबूझ है अर्थव्यवस्था के ऊपर कि पैसे की तो कमी है इनको और फंडिंग इनको चाहिए, वो कहीं से आ नहीं रही है, जो ड्राइड अप हुई है। लेकिन जो भारतीय बैंकों से जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे भी परेशान करने वाले हैं। इसलिए परेशान करने वाले हैं कि वो कहते हैं कि $9 बिलियन का ऑलरेडी इनको एक्सपोजर है, लेकिन सिर्फ $7.5 बिलियन इन्होंने अब तक हमसे लिया है, तो ये $1.5 बिलियन और ले सकते हैं। एसबीआई कहता है कि 55,000 करोड़ की हमारी लिमिट है, हमने सिर्फ 27,000 करोड़ दिया है और 28,000 करोड़ हम और दे सकते हैं और हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तीसरी बात, इनकी एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि हमारी ये जो एक्सपोजर है वो $9 बिलियन से बढ़ाकर $11 बिलियन कर दिया जाए, यानी कि 18,000 करोड़
या 17,000 करोड़ और बढ़ा दिया जाए, और बैंक्स उससे भी एवर्स नहीं है, क्योंकि बैंक्स भी किसी के सरकारी बैंक है ना, तो किसी के आदेश पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक्स आज भी रिलक्टेंट नहीं है पैसे देने के लिए, तो उनका काम चल जाएगा। इसका मतलब अब चाहे वो ऊपर प्रेशर के द्वारा है या किसी और चीज के द्वारा है, लेकिन ये एक सच है, जमीनी सच है स्वामी जी। नहीं दिनेश जी, नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि देखिए, एक वर्ड होता है, टेक्निकल वर्ड है डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशो। कैश फ्लो पे डिपेंडेंट होता है कि लोन लेने की क्षमता किसी कंपनी की कितनी है। अगर एलआईसी ने यह कह दिया है, एलआईसी के चेयरमैन ने यह कह दिया है कि हम कोई एक्सपोजर नहीं लेंगे, अगर सेबी ने शेल कंपनीज की इंक्वायरी शुरू कर दी है, अगर उत्तर प्रदेश ने जो पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी था उसको कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष की संस्थाएं ये मानने लगी हैं कि धोखाधड़ी तो हुई है, वरना क्यों कैंसिल करते? वरना एलआईसी के चेयरमैन ये क्यों कहते कि अब हम कोई एक्सपोजर नहीं लेंगे? आप एक्सपोजर नहीं लेंगे, इसका माने आपने स्वीकार कर लिया है कि कुछ ना कुछ गलती है। अब आप सोचिए, अगर अंतरराष्ट्रीय जगत से जो आपने लोन ले रखा है उसको आप वापस कर देंगे, इसका मतलब यह है कि सारा का सारा बोझ आप भारत के, तो अगर इंडियन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर नया लोन देते हैं, क्योंकि अगर मैं बैंकर होता या मैं बैंकर था, अगर मैंने किसी को लोन की लिमिट दे रखी है और उसको डिसबर्स नहीं किया है और मुझे संज्ञान में यह चीज आती है कि उसमें धोखाधड़ी का मामला है और मेरा पैसा डूब सकता है, तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिमिट सेट कर दी है मैं उसको रिलीज कर दूं, मैं उसको रोक दूंगा। तो अगर भारतीय बैंक इसको किसी के आदेश पे करते हैं, क्योंकि देखिए ये मामला अब अंतरराष्ट्रीय जगत का है, अब ये देश का मामला नहीं है, अब ये सेबी का मामला नहीं है, आरओसी का मामला नहीं है, ईडी का मामला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत के हर देश से अगर वहां की पत्रिकाओं में लेख छप रहे हैं और माननीय मोदी जी को अडानी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस पैसा देते हैं, तो 2 साल के बाद प्रश्न उठेंगे और समस्याएं बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी फोन करने आने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो लोन देगा, क्योंकि इस समय जो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कैश फ्लोज सूख गए हैं। इनका असल में जो प्लान था मेरे ख्याल से, जो इन्होंने एफपीओ, अब आप सोचिए दिनेश जी, आप खुद ही जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए, अगर जो इशू लाए ये लोग, एफपीओ लाए, अगर उसका प्राइस 3200 रुपए था और जिस समय लोगों ने निवेश किया उस एफपीओ में, उस समय मार्केट में प्राइस 2000 रुपए था, तो जिन लोगों ने 2000 रुपए पे सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते थे, इसके बावजूद अगर उन्होंने 3200 में एफपीओ में पैसा लगाया, तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं या ईडी है, इनके प्रश्न में नहीं आएगा? क्या कभी सरकार नहीं बदलेगी, उनसे प्रश्न नहीं पूछेगी कि जब मार्केट में 2000 का प्राइस था तो आपने 3200 रुपए एफपीओ में क्यों लगाया? वो बात दूसरी की एफपीओ में पैसा लगा। लेकिन अगर मनी ट्रेल को देखा जाएगा तो यह पता चलेगा ये पैसा है किसका। क्या ये राजनीतिज्ञों का पैसा है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा है? क्योंकि कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर केपीएम केयर फंड जो है वो प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए उसका ऑडिट नहीं हो सकता है। क्या ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया है ये उसका पैसा है? क्या ये चुनाव के लिए 2024 की तैयारी थी कि इस पैसे का उपयोग जो है 2024 में किया जाएगा, वो स्रोत सूख गया है? तो जो आपने नोटबंदी में विपक्षी दलों के स्रोतों को सुखाया था, तो क्या परमेश्वर ने आपके आर्थिक स्रोतों को सुखा दिया है और 2024 में आपके पास पैसा नहीं होगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? दिनेश जी, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। इससे पहले